जागरूक बनिए और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। लेकिन बात इतना ही पर समाप्त नहीं होगी, बात इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम लोगों को जानना होगा कि हंसी मजाक का यह सिलसिला कैसे एक दिन आत्महत्या में बदल गया। दोस्तों के साथ में हंसी मजाक करना ये तो मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है, समाज की सामान्य प्रवृत्ति है। हम मनुष्य हैं, अकेले जीवन जी नहीं सकते हैं। हमें अपने दुख सुख, अपने हर बात के लिए अपने दूसरे के साथ में अभिव्यक्त करना पड़ता है। हमारे साथी होते हैं, समुदाय होते हैं, पीयर्स होते हैं। हंसी मजाक करना हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन यह जब जानलेवा बन जाए तो यह रैगिंग बन जाता है। रैगिंग कब हुआ? जब वो हंसी मजाक किसी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सामूहिक दृष्टिकोण से जब अगर आपको आघात करता है तो वह रैगिंग कहलाए, वह सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाए। इसकी शुरुआत होती है सन 1996 में। थोड़ा सा मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना चाहूंगा। रैगिंग पहले भी होता था, लेकिन रैगिंग का इतना विकराल रूप समाज में नहीं आया। हंसी मजाक के रूप में लिया जाता था। लेकिन हुआ यूं कि तमिलनाडु का एक छात्र जिसका नाम था अमन काचरी, उनका नामांकन मेडिकल कॉलेज में होता है और छात्रों ने, दोस्तों ने उनके साथ में इस प्रकार से हंसी मजाक किया कि एक दिन अंतिम कॉल उन्होंने अपने पापा को किया था, जिनका नाम था प्रोफेसर राज कचारी। और उन्होंने पूछा था कि पापा, क्या रैगिंग के अगेंस्ट में कंप्लेंट करने का कोई प्रोसेस है क्या? उस समय तक एंटी रैगिंग इतना प्रचलित नहीं हुआ था उससे पहले। और इस प्रकार की कुछ बातें हुई ही और उसके 20 मिनट के अंदर में उसके जो पुत्र थे, एकमात्र अमल, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। हंसी मजाक किसी का जान लेने, किसी को जान देने के लिए मजबूर करने लगे। और वहां से प्रारंभ होता है एक नया आंदोलन, अमन आंदोलन, अमन मूवमेंट। और उसके पिता इस मूवमेंट के जनक बने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गया। वो बोले ठीक है, उनका बेटा चला गया, लेकिन कोई तो प्रोसेस बने, कोई तो सिस्टम बने कि किसी दूसरे का बेटा नहीं जाए, कि किसी दूसरे का बच्चा संतान नहीं जाए। जब कोई प्रोसेस ही नहीं था, उस प्रोसेस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और तब जाकर के 2009 में एक और घटना घटित थी, प्रेरणा श्रीवास्तव का केस। ये 1999 में हुआ था। और जब इस प्रकार के, ये यूपी की एक लड़की थी, वो भी जो है सो सुसाइड अटेम्प्ट की थी, मेडिकल कॉलेज का ही घटना है। और ये दोनों केस को आधार बना करके एक मूवमेंट चला, रैगिंग को समाप्त करने की ओर, रैगिंग को रिड्यूस करने की ओर, रैगिंग को कम करने के लिए मूवमेंट चलाया गया। और अंततः 2009 में यूजीसी ने अपने सारे शिक्षण संस्थानों को एक गाइडलाइन जारी किया और एंटी रैगिंग नियमावली को उन्होंने प्रस्तुत किया और इसकी सारी प्रक्रियाओं को गाइडलाइंस के माध्यम से सारे संस्थानों को बताने का कार्य किया। वहां से प्रारंभ होता है
शिक्षण संस्थानों में एंटी रेगिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल के पुनर्गठन का। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में एक सेल, कुछ लोगों का सदस्य बनाइए जिनका काम ही रहेगा कि बच्चों के साथ में रेगिंग न हो, ये देखना, उनके कंप्लेंट को लॉन्च करना, उसको सॉर्ट आउट करना, सॉल्यूशन देना, और फिर रेगिंग जैसी, ये जो आत्महत्या जैसी उकसाने वाली जो प्रवृत्ति है, इसको बच्चों में कम करना। प्रशिक्षुओं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यह जो एंटी रेगिंग इतनी बड़ी कैंपेन चली है, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे सेंसिटिव मुद्दा बनकर के उभरा है, और इसका जो जन्म स्थान है कहीं और नहीं है बल्कि आपका घर ही है। रेगिंग का जन्म स्थान कहीं और नहीं है बल्कि आपका घर ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे अपने घर में ही वायलेंस को देखते हैं, बच्चे अपने घर में ही रियलिटी को देखते हैं। छोटा बच्चा, बड़ा भाई, चाचा चाची, रियलिटी बना हुआ घर में, बड़ा छोटा से काम करवाएगा। इसी चीज को कॉलेज में लोग क्या किया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज लोग, वहां के बच्चे सीनियर्स लोग जूनियर से काम कर रहे, उकसाने लगे। आपने देखा होगा कि 2010 के आसपास में एक पिक्चर आई थी, 3 इडियट आई थी ना, उसमें इसी बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया। एक पूरी घटना जो थी पूरी दिखाया गया। एक पिक्चर और आई थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, था ना, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है और दूसरा मेडिकल कॉलेज का है। सब 2009 के बाद का ही पिक्चर है, और उन्हीं घटनाओं को आधार बना करके जन जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो एंटी रेगिंग का काम है कि हमारे बच्चे, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रशिक्षु सम्मान पूर्वक जीने का अधिकारी है, उसके सम्मान के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए। और इसके लिए काम कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1997 में एक विशाखा गाइडलाइंस आया। इस गाइडलाइंस का इसलिए निर्गत हुआ कि जो कार्यस्थल पर काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके साथ में भी किसी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो, उसको रोका जाए, उसके लिए गाइडलाइन आई। फिर आपने एक चर्चित घटना सुना होगा निर्भया का, जरूर आपने सुना होगा, 2012 में हुआ था। क्या हुआ था? 2012 में। ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटने लगी, तो फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट को भी कंट्रोल करने के दिशा में यूनिवर्सिटी जो है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपना गाइडलाइंस को निर्गत करना चालू किया, और सेफ विमेन, एम्पावर वुमेन का नारा को जोर पकड़ने लगा। और नारीवादी जो विचारक थे, उन्होंने मुखर होकर के समाज को बताना प्रारंभ किया कि महिलाओं को आदि सुरक्षित है तो है, किस प्रकार से सुरक्षित होगी। सेक्सुअल, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2023 में वर्तमान समय में लगभग 7,000 केस, राष्ट्रीय महिला आयोग का डेटा बता रहा हूं आपको, 2023 में 7,000 केस जो है वो महिला आयोग को प्राप्त हुआ है महिला एवं उत्पीड़न। उसमें से 18% केस
शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए महिलाओं को।